आप देख रहे हैं हम राही भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारी आज की मज़ेदार प्यारी मासूम सी कहानी हम राही। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। नितिन ऑफिस से दोपहर में घर खाना खाने आया और उसकी नज़र सामने वाले घर पर गई। वो घर करीब साल भर से बंद था। उस घर के मकान मालिक पहले रहते थे यहाँ। उनके दो बच्चे थे, दोनों लगभग नितिन की उम्र के थे। लेकिन करीब एक साल पहले वो अंकल का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और वो लोग वहां से चले गए। तब से ये घर खाली पड़ा था। नितिन ने 4 साल पहले बैंगलोर से एक अच्छे कॉलेज से एमबीए किया था और एक साल नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस करने का विचार किया। अपने एक दोस्त विनय के साथ मिलकर ये कंपनी किड्स फैशन शुरू की। दोनों दोस्तों ने एमबीए भी साथ किया और अब पार्टनरशिप में कंपनी खोली है। नितिन ने खुद अपनी मेहनत से बच्चों के कपड़े बनाने की ये छोटी सी कंपनी शुरू की है, जो धीरे धीरे बाजार में अपनी पहचान बना रही है और ग्रोथ कर रही है। उसके घर में मम्मी मोना शाह, पापा मनीष शाह, दादू प्रकाश शाह और एक छोटी बहन रुचि शाह है। उसके पापा एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन अब नितिन उनको अपने साथ अपनी कंपनी में लगाना चाहता है। पापा के रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं, इसलिए वो नौकरी के साथ नितिन को भी बिजनेस में मदद करते हैं। माँ मोना हाउसवाइफ है और रुचि अभी कॉलेज में है। वो इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में है। दादी का स्वर्गवास 10 साल पहले हो गया। दादू रिटायर हो गए हैं। वो अपनी उम्र के दोस्तों के साथ सुबह योगा और शाम को उनके साथ पार्क में गपशप करते हैं। दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर एक खुशहाल फैमिली है। आज नितिन एक फाइल लेने दोपहर घर में आया और सोचा आज लंच घर पर करता हूँ, माँ के हाथ का बना हुआ। रोज तो कैंटीन का ही खाना पड़ता है। वो अक्सर डिनर सबके साथ करता है, लेकिन कई बार वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है तो डिनर भी सबके साथ नहीं कर पाता है। नया नया बिजनेस है तो भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ती है। आज सामने वाले घर के आगे ट्रक खड़ा है, उसमें से सामान उतर रहा है और कुछ लोग घर में भी खड़े हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई जो एक संदूक उतार रही थी और उसके हाथ में वो संदूक लड़खड़ा रहा था। गिरा, गिरा, अ, अब गिरा, नहीं गिरा। नितिन संदूक के झुकाव को देखकर खुद ही बड़बड़ा रहा है। संदूक गिर ही गया। मोहतरमा, ये मजदूर शोपीस के लिए बुलाए हैं क्या? उनको उनका काम करने दो। आप क्यों तकलीफ कर रही हो? नितिन उस लड़की से बोला जो अब उस संदूक को उठाने की कोशिश कर रही थी। जी, आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इस हवा से कह रहा हूँ, शायद सुन ले। जी? क्या जी जी लगा रखी है? मैं आप ही से कह रहा हूँ, ये संदूक मजदूरों को उठाने दें, आपके बस का नहीं। इसमें मेरी कुछ कीमती सामान है जिसे मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकती। आप कृपया मेरी मदद करेंगे इसे उठाकर अंदर रखने में? क्यों, हीरे मोती भर रखी है क्या इसमें? जी, उनसे भी कीमती सामान है इसमें। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? जी? हे भगवान, कहाँ फंस गया। इसकी सुई तो जी से आगे ही नहीं बढ़ रही है, जी पर ही अटक गई है। जी? कुछ नहीं। लाओ, किधर रखना है ये संदूक? जी, इसे बस अब एक भी बार और जी नहीं। आपका ये जी पुराण बंद करो और इसे उठवाने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ। नितिन उस लड़की के साथ मिलकर उस संदूक को अंदर घर में रख देता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। घर के अंदर नितिन को एक अंकल आंटी मिलती हैं। नमस्ते बेटा, कहाँ रहते हो? जी, आपके सामने वाले घर में। इनके जी कहने पर वो लड़की उसे घूर कर देखने लगती है और नितिन उसके घूरने पर नजरअंदाज कर वहां से चला जाता है। वो अपने घर आकर माँ से बात करता है। माँ, सामने वाले घर में कोई आया है क्या? हाँ, आज सुबह से सामान तो उतर रहा है। अभी बात नहीं हुई है मेरी उनसे। सोच रही हूँ चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ, क्योंकि अभी रसोई तो जमी नहीं है उनकी और थक भी गए होंगे। वाह मेरी मदर इंडिया, सबकी चिंता खत्म हो गई हो तो कुछ अपने बेटे की भी चिंता कर लो।
उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। नितिन प्यार से अपनी माँ के साइड से गले लगकर बोला, हाँ तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगा कर रखती हूँ। माँ प्यार से उसके बालों पर हाथ घुमाकर बोली। माँ ने नितिन को खाना देकर खुद भी उसके साथ ही खाया। फिर थोड़ा चाय नाश्ता नौकर के साथ सामने वाले घर पर भी भिजवा दिया। नितिन भी खाना खाकर और अपनी फाइल लेकर ऑफिस निकल गया। नितिन ऑफिस आकर अपने काम में उलझ गया और सुबह की घटना भूल गया। नितिन की सेक्रेटरी रिनी नितिन को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो शादी करने तक का सफ़र करने में यकीन नहीं रखती है। नितिन रिनी को फाइल लेकर अपने कैबिन में बुलाता है। रिनी, आज मीटिंग्स कहाँ पर हैं, उनके डिटेल्स दे दो और थोड़ा जल्दी। रिनी फाइल बताने के लिए नितिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बहन, आप थोड़ा दूर से बताएंगे तो भी मुझे सुनाई देगा। सर, आप मुझे बहन ना बोला करिए, रिनी ही बोला करिए। बहन जी, आप अपने लिमिट में रहेगी तो मुझे बहन बोलने की ज़रूरत नहीं है। एचआर में इन्फॉर्म करो कि एक सीए उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू अरेंज करे। हमारे पुराने सीए नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने बेटे के साथ रहने जा रहे हैं। अब जाओ और काम पर लगो। रिनी मुंह बनाकर निकल जाती है। अपने आप को समझता क्या है, अच्छे अच्छे मुझसे बात करने को तरसते हैं, लेकिन हाय, मेरा दिल इस घमंडी पर आ गया है। सोनिया सुन, क्या मैं खराब दिखती हूँ क्या, सुंदर नहीं हूँ क्या? रिनी अपने दोस्त सोनिया से पूछती है। तू तो लाखों में एक है, क्यों, क्या हो गया? अरे वो घमंडी मुझे बहन जी बोलता है, मुझ पर नजर ही नहीं डालता। वो हमारे बॉस हैं, उनके बारे में ऐसे मत बोल। और वैसे भी वो ऑफिस स्टाफ के साथ प्रेम कहानियां चलाएंगे तो ऑफिस का माहौल कैसा हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे दिल का क्या करूं, वो उसके घुंघराले बालों में ही अटक गया है। तो अपने दिल से बोल, उन बालों से जुए निकाल ले। नितिन एक बहुत ही हैंडसम बंदा है। घुंघराने खले बाल, ऊंचा कद, जिम में मेहनत से बनाया हुआ कसरती बदन, गोरा रंग और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। कॉलेज में भी लड़कियां उसके साथ दोस्ती करने को ललायत रहती, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और कोई ज़्यादा पास आने की कोशिश करती तो वो उसे बहन बोलकर दूर कर देता। दिन ऑफिस में बिताकर नितिन शाम को घर जाता है। उसकी नज़र सामने वाले घर पर जाती है। वहाँ वो सुबह वाली लड़की को लॉन में बैठे देखता है। उसकी नज़रें कहीं शून्य में देख रही होती हैं। ऐसा लगता है वो कहीं विचारों में खोई है। आसपास का कुछ पता नहीं है उसे। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई है। उस उदासी में मासूमियत मिली है, एकदम मासूम चेहरा। नितिन एकटक उसे देखता रह जाता है। लंबी कमानदार भौहें, दूध में केसर घुला हो ऐसा रंग, काले लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे, गोल अंडाकार चेहरा और काली गहरी उदासी लिए हुए उसकी आंखें। उसके बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतनी गुम है कि उसे कुछ होश ही नहीं है। तभी उस लड़की को किसी की नजरें अपने ऊपर होने का एहसास होता है और वो नितिन की तरफ देखती है। नितिन घबरा कर नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। सोचता है, ये मुझे क्या हो गया था? जिंदगी में इतनी लड़कियों से अपने आप को बचाया और ये क्या हो गया? कभी किसी लड़की ने अपनी तरफ ऐसे आकर्षित नहीं किया। वो लड़की भी अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती है और फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। ये जी मैडम तो कुछ ज्यादा ही अपने में गुम रहती है। खैर मुझे क्या, और अपने कंधे उचकाकर नितिन घर के अंदर चला जाता है। हाय भैया, हाय छोटी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम दौड़ रही है, अगले महीने एग्जाम्स हैं। पास होने के आसार हैं या नहीं? दिन भर तो मोबाइल और दोस्तों में लगी रहती है, 2-2 घंटों तक दोस्तों से बातें करती रहती है। भैया, आपने जैसा समझा है क्या? दोस्तों से तो पढ़ाई की बातें करती हूँ। छोटी, ये जो तू मुझे समझा रही है ना, वो जब मैं कॉलेज में था ना, तब माँ पापा को बहुत समझा चुका हूँ। कुछ नया बहाना ढूंढ। अरे तुम दोनों जब भी मिलती हो लड़ना शुरू हो जाती हो। माँ उन दोनों की बहस सुनकर कहती है, माँ भैया से बोलो, वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। चलो अब कोई बहस नहीं, अब खाना खाओ बैठकर। नितिन की नज़र खिड़की से सामने जाती है तो देखता है सुबह वाली लड़की अभी भी लॉन में बैठी है और शून्य में देख रही है। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो सबसे बेखबर होकर अपने ही ख्यालों में गुम कुछ सोच रही है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए।
नितिन और उसके पापा ऑफिस, दादू अपने एक दोस्त के यहाँ और रुचि अपने कॉलेज। मोना जी घर की साफ सफाई में लग गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वाली पड़ोसन खड़ी थी। उनको अंदर बुलाया। दोनों बातचीत में लग गई और उन्होंने अपने परिवार का परिचय दिया। उनके परिवार में वो खुद सीमा जी, उनके पति अजय मिश्रा और उनकी बेटी काव्या है। मोना जी ने पूछा कि उनकी बेटी क्या करती है और उसे क्यों साथ नहीं लाई। तब सीमा जी ने उसके बारे में बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां आकर भी चली गई हैं। वो कहीं आती जाती नहीं है और ना ही किसी से मिलना पसंद करती है। ऐसा क्यों? मोना जी ने पूछा। तब सीमा जी ने काव्या के बारे में बताया। काव्या और उसके पति शशांक दोनों शादी से पहले एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। शशांक बहुत अच्छा लड़का था, व्यवहार का बहुत अच्छा था, संस्कारी और समझदार लड़का था, दिखने में भी बहुत अच्छा था। जब घर में काव्या की शादी की चर्चा चली और उसके लिए लड़के देखने लगे तो काव्या ने शशांक के बारे में बताया। उन लोगों में शशांक के बारे में खोजबीन करवाई। शशांक का परिवार उनकी तरह ही मध्यवर्गीय था, छोटा सा परिवार था। शशांक के परिवार में उसके पापा सुशील वर्मा जो एक सरकारी अधिकारी थे, एक बड़ा भाई जो शादीशुदा था, वो भी अच्छी नौकरी में था। उसकी माँ और भाभी हाउसवाइफ थे। काफी अच्छे लोग थे, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। उधर शशांक ने भी अपने घर में काव्या के बारे में बताया। वो लोग भी काव्या के परिवार से मिले, काव्या से मिले। उन सभी लोगों को शशांक और काव्या की जोड़ी एकदम सही लगी। वो सभी लोग एक दूसरे के परिवार से संतुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद काव्या के ससुराल में सभी लोग काव्या से बहुत प्यार करते थे। जेठ ने उसके जीवन में भाई की कमी पूरी कर दी थी। जेठानी तो उसकी सहेली और बड़ी बहन जैसी हो गई। सास ससुर भी उसे बेटे की तरह ही रखते और सास तो उसकी दूसरी माँ ही हो गई थी। शशांक भी एक बेहतर जीवन साथी साबित हुआ। दोनों साथ में ऑफिस जाते और साथ में ही शाम को घर वापस आते। दोनों बहुत खुश थे। काव्या सुबह जितना हो सकता घर का काम कर कर जाती, बाकी काम उसकी सास और जेठानी संभाल लेती। शाम को वापस आती, जब तक भी उसकी सास और जेठानी शाम के खाने की पूरी तैयारी करके रखती। काव्या को सिर्फ रसोई साफ करने को रहता। काव्या बहुत खुश थी उसके घर में। वो सभी लोग भी काव्या से बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र बहुत कम होती है। ऐसा ही काव्या के साथ हुआ। उसकी खुशियों को भी नजर लग गई। दुख ने उसके घर का दरवाजा जो देख लिया। देखते देखते काव्या के विवाह को 1 साल हो गया। समय गुजरते पता ही नहीं चला। काव्या की शादी को 1 साल हुआ तो उसके सास ससुर ने कहा कि पूरा परिवार इस अवसर पर गांव में कुलदेवी के दर्शन कराते हैं। इस बात पर उनका परिवार जाने के लिए तैयार हो गया। सबने साथ ले जाने का सारा सामान पैक किया। साथ ले जाने के खाने पीने का सामान भी पैक कर लिया। पूरा परिवार खुशी खुशी सुबह जल्दी गांव के लिए निकल गया। शाम तक वो लोग गांव पहुंच गए। वहां उसके ससुर के भाई और दूसरे रिश्तेदार रहते थे। उसके ससुर का भी वहां घर था जिसे उनके भाई ने साफ करवा कर रखा था। वो सभी लोग काव्या के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुए। शाम का खाना साथ में खाकर उस दिन उन लोगों ने आराम किया। अगले दिन सुबह उसके ससुर जी ने भाई का परिवार और काव्या का परिवार सभी कुल देवी के दर्शन को गए। वहाँ सभी लोग दर्शन करते हैं। पंडित जी पूजा करवाते हैं और सभी को प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं। काव्या को भी शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। भाग्यवती भाव पुत्रवती भाव। पंडित जी, पुत्रीवती क्यों ना भाव? शशांक पंडित जी के साथ मस्करी करता है। बेटा, पुत्र तो मोक्ष दिलाएगा, इसीलिए पुत्रवती भाव। तो क्या पुत्री नरक दिलाएगी? बेटा, ये आशीर्वाद तो सदियों से हमारे पुरखे देते आ रहे हैं, तो हम भी दे रहे हैं। पंडित जी अब थोड़ा मॉडर्न हो जाइए, आशीर्वाद को थोड़ा चेंज कर दीजिए। पति से झगड़ने के लिए लंबी जिंदगी हो दोनों की और पुत्रीवती भव। ऐसा बोलकर शशांक काव्या की तरफ देखकर होंठ दबाकर हंसता है। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। पंडित जी भी फिसियानी हंसी हंस देते हैं और फिर सभी वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह काव्या का परिवार सारे रिश्तेदारों से मिलकर वापस शहर की ओर निकल जाते हैं। काव्या को वहां गांव में सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है।
और वो सोचती है कि साल में एक बार तो वो सभी से मिलने गांव जरूर आएगी। सभी लोग पूरे रास्ते कार में हंसी मजाक करते हुए उनका सफर निकल जाता है। कार शशांक चला रहा था। जब कार शहर में प्रवेश करती है तभी पीछे से एक ट्रक तीव्र गति से आता है और शशांक की कार से टकरा जाता है। शायद सुबह का समय होने से ट्रक के ड्राइवर को थोड़ी झपकी सी आ गई थी और ट्रक बेकाबू हो गई। कार में बैठे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार के शीशे टूट गए। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर तो ट्रक लेकर भाग गया। घटनास्थल पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई और सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। काव्या ने अंतिम बार उसकी मम्मी से बात की थी तो किसी ने उसके मोबाइल से उसकी मम्मी को फोन लगाकर दुर्घटना की सूचना दी। काव्या के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां सभी लोगों को तुरंत दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सभी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी इतनी बुरी तरह से घायल थे कि काव्या के परिवार में किसी को नहीं बचाया जा सका। सबकी चिता जब एक साथ दाह संस्कार किया गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति चीत्कार कर उठा। वो दृश्य देखकर उस ईश्वर की आंख में भी आंसू आ गए होंगे। काव्या को भी बहुत चोट आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में अपने घर वालों को खोने का दुख लिखा था, इसीलिए उसको उम्र ज्यादा दे दी। सिर्फ काव्या ही बच पाई। वो भी 15 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही, लेकिन बच गई। वो हॉस्पिटल में पूरे समय शशांक और अपने घर वालों के बारे में पूछती रहती थी, तो उसको बता देते थे कि सभी लोग ठीक हैं। फिर वो पूछती, सभी ठीक हैं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? बेटा, उन सभी को बहुत चोटें आई हैं, इसीलिए डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। मैं ठीक होकर घर जाऊंगी ना तो उन सब का मैं इतना ख्याल रखूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मम्मी, आप देखना, शशांक तो मुझे देखकर ही दौड़ने लग जाएंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। लेकिन कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? कम से कम मैं बात तो कर लूं सभी से, शशांक की आवाज ही सुन लूं। सबके फोन भी टूट गए हैं ना दुर्घटना में। जब सब ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से काव्या को समझाया जाता था। जिस दिन काव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई, उसे सच्चाई पता चली तब उसे संभालना मुश्किल हो गया। वो इतना चीखी चिल्लाई कि उसके साथ आसमान भी रो दिया। वो बार बार मरने चली जाती, बार बार घर के बाहर निकल जाती मरने के लिए। उसे नींद के इंजेक्शन देकर सुलाया जाता। उसकी हालत देखकर शायद उस ऊपर वाले को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है? मुझे नहीं जीना, शशांक के पास जाना है। काव्या बार बार यही बोलती जाती। धीरे धीरे समय के साथ वो संभलती गई, लेकिन जैसे उसके अंदर जीने की चाह खत्म हो गई। उसने नौकरी भी छोड़ दी, कहीं आना जाना, किसी से मिलना जुलना सब छोड़ दिया। काव्या की कहानी सुनकर मोना जी की आंखों से कब आंसू बहने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। काव्या की मम्मी सीमा जी से बोली, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। अब ईश्वर ही उसके दुखों का निवारण करेगा। बहुत परीक्षा ले ली ऊपर वाले ने बच्चे की, लेकिन अब सब अच्छा होगा। काश आपकी बात सच हो जाए तो मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाए। आप चिंता ना करें, अब अच्छा ही होगा। अब आप उसे जॉब पर वापस जाने के लिए तैयार करें। थोड़ा बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी तो उसका मन बहलेगा। काम में व्यस्त रहेगी तो बुरे विचार दिल में नहीं आएंगे। हाँ, हम उसे समझाते रहते हैं। अगले महीने से जाने का कह रही है। पूना जी उनके पूरे परिवार को अगले दिन डिनर का निमंत्रण देती हैं और काव्या को साथ में लाने पर जोर देती हैं, जिसे सीमा जी स्वीकार करते हुए कहती हैं कि वो काव्या को साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगी। अगले दिन शाम को मोना जी के घर के लोग अपने अपने काम से घर आते हैं। आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या खास बन रहा है? आज घर पर कुछ खास मेहमान डिनर पर आ रहे हैं, उनके लिए बन रहा है। इतने में घर की घंटी बजती है। नितिन दरवाजा खोलता है। सामने काव्या के मम्मी पापा होते हैं। वो उनको नमस्ते करके अंदर बुला लेता है, लेकिन साथ में उस अजनबी लड़की को ना पाकर थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे उस अजनबी लड़की का नाम नहीं मालूम ना ही उसका कोई परिचय हुआ। वो बस इतना जानता है कि वो लड़की सामने घर में रहने आई है।
इतने में वो लड़की काव्या दरवाजे के साइड से धीरे से निकलकर नितिन के सामने आती है। उसका सिर नीचे झुका होता है। वो सर उठाकर नितिन को देखती है। हमेशा की तरह उसकी आंखों में उदासी होती है, लेकिन उन उदास आंखों में एक अजीब सी कशिश होती है। जो भी इंसान उन आंखों में झांक ले तो उनमें डूब कर रह जाए। नितिन भी थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहता है। उसे आसपास का कोई होश नहीं रहता। उसे उन गहरी काली आंखों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे काव्या बेटा, अंदर आओ, मोना जी आवाज लगाती हैं। तब नितिन को होश आता है। वो हेलो बोलकर दरवाजे से साइड होकर काव्या को अंदर आने की जगह देता है। काव्या अंदर आकर नितिन की मम्मी पापा और दादू को नमस्ते करती है और रुचि उसके साथ हाथ मिला लेती है। मोना जी सबके आपस में परिचय कराती हैं, लेकिन काव्या के बारे में ज्यादा नहीं बताती है, सिवाय इसके कि वो सीमा जी और अजय जी की बेटी हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि काव्या के बारे में ज्यादा बताने से काव्या को दुख होगा। वैसे भी बहुत उदास है। मोना जी के परिवार के लोग भी काव्या से ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। वो लोग काव्या के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। नितिन और काव्या आमने सामने बैठे हैं। नितिन का ध्यान खाने में नहीं था। वो तो बस काव्या की उदास आंखों में उलझ कर रह गया था। काव्या ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और बालों की पोनी बना रखी थी। कोई श्रृंगार उसके चेहरे पर नहीं था, सिर्फ आंखों में हल्का सा काजल था। लेकिन उसकी सादगी में भी एक आकर्षण था। वो सादगी में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। भैया, लगता है आज आप ऑफिस में ही खा कर आए हैं, इसीलिए आपका पेट भरा हुआ है। आपका खाने में ध्यान ही नहीं है, रुचि बोली, जो काव्या के पास की कुर्सी पर बैठी थी और बड़े ध्यान से नितिन की हरकतों को देख रही थी। मैं वो खाना खा कर आया था, इसीलिए ज्यादा भूख नहीं है। नितिन अपनी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ा कर बोला। वो रुचि को खा जाने वाली नजरों से देखता है और आंखों से ही धमकी देता है, तुझे तो मैं देख लूंगा। पहले तो आप जो देख रहे हैं वो देखना बंद करें, मुझे बाद में देख लेना, रुचि नितिन को छेड़ते हुए कहती है। काव्या इस बीच कभी नजर उठाकर नहीं देखती है। वो सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देती है, वो भी सिर्फ हाँ या ना। रुचि और मोना उससे बातें करती रही। मोना जी काव्या की मनोस्थिति जानती थी, लेकिन रुचि ने सोचा कि शायद नई जगह होने से काव्या को सामंजस्य बैठाने में समय लगेगा, इसीलिए ज्यादा बात नहीं कर रही है। नितिन मन ही मन सोचता है, हे बजरंगबली, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों काव्या के आगे इतना बेबस होता जा रहा हूँ? मेरा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रहता? वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि कितना टपोरी इंसान है, बस घूरना आता है। अब जब भी ये सामने आएगी मैं काला चश्मा लगा लूंगा। लेकिन रात में काला चश्मा कैसा लगेगा? मैं कैसा कार्टून दिखूंगा? हे पवन पुत्र, क्या करूं मैं? सभी हंसी खुशी डिनर खत्म करके वापस में विदा लेते हैं। काव्या भी सबसे मिलकर घर जाने लगती है। वो एक नजर नितिन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर नितिन की आंखें फट जाती हैं। उसकी भी बत्ती सी बाहर आ जाती है। अगले दिन नितिन ऑफिस जाता है। आज ऑफिस में नए सीए उम्मीदवार के चयन के लिए इंटरव्यू है। जब नितिन ऑफिस पहुंचता है तो वहां हॉल में कई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए इंतजार करते दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक कुर्सी पर हमेशा की तरह सिर नीचे किए हुए बैठी हुई काव्या दिखाई देती है। ये लड़की भी मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि हर जगह नजर आ रही है, या ऑफिस में भी नजर आ रही है, और वो भी अपने अपने एक ही अंदाज में। कैसा नजरों का भ्रम है ये? और वो सर झटक कर कैबिन में चला जाता है। इंटरव्यू में पैनल में नितिन, उसका पार्टनर विनय और एक फाइनेंस मैनेजर होते हैं। एक के बाद एक उम्मीदवार आते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अगला नाम पुकारा जाता है, काव्या वर्मा। ये सुनकर नितिन चौंक जाता है। काव्या तो मिश्रा है, जरूर कोई दूसरी काव्या होगी। लेकिन जो लड़की अंदर आती है उसे देखकर नितिन पूरी तरह से चौंक जाता है। अरे, ये तो वही काव्या है, लेकिन ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? वहीं काव्या भी नितिन को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कंपनी नितिन की है। लेकिन वो दोनों अपने आप को एकदम सामान्य बना लेते हैं। काव्या का इंटरव्यू होता है, जो कि वो पहले भी जॉब कर चुकी थी और उसे काम का अनुभव भी था, इसीलिए उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। उसे फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि वो रिजल्ट के बारे में उनको मेल कर देंगे। काव्या एक नज़र नितिन को देखती है और उठकर बाहर आ जाती है। नितिन अभी भी सोच रहा था कि ये हकीकत है या सपना। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो जाते हैं।
अंत में परिणाम में चयन में काव्या का किया जाता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी अच्छा था और काम का अनुभव भी था। उसका रिकॉर्ड भी अच्छा था। लेकिन नितिन रोज काव्या को देखने के ख्याल से घबरा जाता है, क्योंकि फाइनेंस वो देखता था और विनय मार्केटिंग, तो उसे रोज काव्या से मिलना ही पड़ता। इतने सारे उम्मीदवारों ने अच्छे इंटरव्यू दिया है, उनमें से कोई चयनित कर लो। वो कविता और मितेश दोनों का भी तो रिकॉर्ड अच्छा है ना। लेकिन हमारी कंपनी के लिए जैसे योग्यता चाहिए और जो कंपनी की शर्तों पर पूरी उतरती है वो काव्या वर्मा ही है, विनय कहता है। मितेश या कविता दोनों में से एक को कर लिया जाए, वो दोनों भी योग्य हैं। क्यों, तुझे काव्या वर्मा से क्या प्रॉब्लम है? कोई निजी दुश्मनी है या तुझे डेट से मना कर दिया है, या फिर तुझे घास नहीं डाली थी कॉलेज में? लेकिन वो तो अपने कॉलेज में थी ही नहीं। विनय नितिन को अजीब नजरों से घूरते हुए पूछता है। अरे क्या यार, तू भी घास बकरी डेट लेकर बैठ गया? तो क्या बात है, तू बता। जब काव्या कंपनी के लिए एकदम सही उम्मीदवार है तो अब तू क्यों मना कर रहा है? कोई उचित कारण तो बता। मैं इसलिए कह रहा था। हाँ, तो अब बकरी की तरह आराम से मैं करता रहे। कंपनी के लिए काव्या वर्मा ही सही उम्मीदवार है और एचआर में मैं बोल देता हूँ उसे मेल करने के लिए। विनय उठकर चला जाता है। नितिन भी अपने कैबिन में आ जाता है। काव्या यहाँ आ जाएगी तो मैं कैसे काम करूँगा, कंपनी कैसे चलेगी? कभी कभी तो मुझे लगता है कंपनी भी मेरी है या नहीं, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं। चल बेटा, अब ओखली में सर डाल दिया तो उसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। उस काव्या नाम की बला से ज्यादा दूर रहना होगा। लेकिन वो भी तो नहीं होता, ये दिल तो उसकी आंखों में ही डुबकी लगाता है। लेकिन वो तो मिश्रा थी, वर्मा कैसे हो गई? उसकी फाइल में भी काव्या वर्मा लिखा है। क्या रहस्य है इस लड़की में? बेटा नितिन, सोचना कम कर और थोड़ा काम कर ले। विनय अंदर आते हुए बोलता है। काव्या को मेल कर दिया है और एक हफ्ते में उसे ज्वाइन करना है। नितिन कोई जवाब नहीं देता और उठकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। इसे क्या हुआ, विनय सोचता रह जाता है। शाम को नितिन ऑफिस से घर आता है और वो देखता है आज भी काव्या अपने घर के लॉन में वैसे ही उदास आंखों से शून्य में देखते हुए बैठी है। लेकिन उसका ध्यान नितिन की तरफ नहीं जाता। वो शून्य में कुछ सोच रही है। नितिन उसे देखता रह जाता है। उसे लगता है कुछ तो खास है इस चेहरे में जो दिल मेरा उसी का मुंतजिर है। कुछ खास है इन आंखों में जो दिल मेरा उसमें डूबने को तमन्नाई है। कुछ खास है इन जुल्फों में जहाँ दिल मेरा पनाह चाहता है। लो, अब मैं शायर भी बन गया। एक यही कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। भैया, हमारे घर का दरवाजा उधर नहीं इधर है, रुचि हंसते हुए बोली, जो छत पर खड़ी थी और नितिन को देख रही थी। नितिन रुचि को घूरते हुए घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन नितिन ऑफिस जाता है। उसकी नजर अपने कैबिन के सामने सीए के कैबिन पर गई। वहां वो सितमगर बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। काव्या अपनी टेबल जमा रही थी। उसने आज सफेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था। उसमें वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही थी। लेकिन उदासी ने तो जैसे उसकी आंखों में खर बसा लिया है। सिंपल सी एक चोटी बना रखी थी और सलीके से दुपट्टा कंधों पर डाल रखा था। हमेशा की तरह उसकी सादगी में भी खूबसूरती बेमिसाल थी। नितिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी सेक्रेटरी रिनी को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। हो गया सुबह सुबह में तुम्हारा फ्लर्ट चालू? आप करने ही कहाँ देते हैं, रिनी धीरे से बुदबुदाई। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं सर, आप बताइए, कुछ काम था? हाँ, वो नई सीए जिसने आज ज्वाइन किया है उसे मेरे पास भेजो और साथ में फाइनेंस मैनेजर को भी भेजो। जी सर, अभी भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद काव्या और फाइनेंस मैनेजर दोनों ही नितिन के कैबिन में होते हैं। मिस काव्या, ये फाइनेंस मैनेजर मिस्टर जोशी हैं। ये आपको सब समझा देंगी और कोई ज़रूरत हो तो आप इनकी मदद ले सकती हैं। आप हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जी सर, मैं मिस्टर जोशी की मदद से सब मैनेज कर लूँगी, धन्यवाद। नितिन मिस्टर जोशी को काम समझाने को कह देता है। काव्या और मिस्टर जोशी कैबिन से बाहर चले जाते हैं। विनय नितिन के कैबिन में आता है। अब तो सब ठीक है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है काव्या से? विनय पूछता है। तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अब तूने रख ही लिया है इसे जॉब पर तो निभाना ही पड़ेगा ना, नितिन मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है।
विनय हंसते हुए उसके कैबिन से बाहर चला जाता है। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बीच बीच में नितिन काव्या के कैबिन की तरफ देख लेता है। काव्या हमेशा की तरह सर झुकाकर काम करते हुए नजर आती है। शाम को वो घर जाने को निकलता है तो देखता है कि काव्या भी रिक्शा के इंतजार में खड़ी है। आइए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में आ जाइए। काव्या 2 मिनट सोचती है और फिर वो नितिन की कार में बैठ जाती है। वो क्या है ना कि मेरी स्कूटी आज बहुत दिनों बाद चलाने के लिए निकाली तो वो चालू ही नहीं हुई। मैकेनिक को दी है ठीक करने के लिए, शायद बैटरी बदलनी होगी। आज पापा ठीक करा कर ले आए होंगे। कोई बात नहीं, ठीक भी ना हुई तो आप मेरे साथ आ जा सकती हैं। आखिर हमारा रास्ता तो एक ही है। थोड़ी देर के लिए कार में खामोशी छा जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? नितिन ने कहा। हाँ जी, पूछिए। आप मेरे बॉस हैं, आपको मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ मैं आपका बॉस नहीं, बॉस तो ऑफिस में होता हूँ। ये एक मित्र की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपके मम्मी पापा वर्मा और आप मिश्रा? चूंकि नितिन ने इंटरव्यू के समय काव्या की फाइल में पूरा परिचय नहीं पढ़ा था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो इंटरव्यू के समय काव्या को ही देखने में व्यस्त था। काव्या को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बैठी रहती है। तभी उनका घर आ जाता है। काव्या चुपचाप कार से उतरकर एक नाराज सी नजर नितिन पर डालकर घर की तरफ चल देती है। मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया कि मोहतरमा नाराज हो गई? थैंक्स भी नहीं कहा। शाम को नितिन के घर सब डिनर कर रहे थे। तभी नितिन बताता है कि सामने पड़ोस वाली काव्या उसके ऑफिस में जॉब करती है। आज ही से उसने ज्वाइन किया है। लेकिन उसका वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? नितिन का दिमाग एक ही जगह अटक गया है, वर्मा और मिश्रा में। जब तक ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता उसके दिल को चैन नहीं। क्या मतलब? नितिन की मम्मी पूछती हैं। सामने अंकल की फैमिली तो मिश्रा है, तो फिर ये काव्या वर्मा क्यों है? तब उसकी मम्मी सबको काव्या की कहानी बताती है। उसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची की खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। उसने छोटी सी जिंदगी में कितने दुख देख लिए। नितिन के पापा बोलते हैं। नितिन भी सोचता है कि इसीलिए काव्या की आंखें हमेशा उदास रहती हैं। वो हमेशा कहीं गुम सी रहती है। उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करे कि काव्या की जिंदगी में वापस खुशियों से भर जाए। अगले दिन काव्या की स्कूटी ठीक हो जाती है, इसीलिए वो स्कूटी से ऑफिस जाती है। जब वो स्कूटी से निकलती है तभी नितिन भी अपनी कार लेकर निकलता है और काव्या को स्कूटी से जाते देखता है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। नितिन बीच बीच में काव्या के कैबिन की तरफ देख लेता है। हमेशा की तरह काव्या सर झुकाए अपना काम इतनी करती नजर आती है। वो ऑफिस में भी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती, ना ही किसी से बात करती है। अपना काम ही करती रहती है। लंच में नितिन उसे कैबिन में बुलाता है। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम ऑफिस में अभी किसी को ज्यादा जानती नहीं हो और अकेले लंच करोगी तो मेरे साथ लंच कर सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अकेले लंच करने में। मुझे अकेले रहना ही ज्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर काव्या नितिन के कैबिन से निकल जाती है। लंच के बाद नितिन काव्या के कैबिन की तरफ देखकर कुछ सोचता है। तभी विनय उसके कैबिन के अंदर आता है। वहां दाल नहीं गलने वाली? क्या मतलब? जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, लेकिन वो शादीशुदा है। किसकी बात कर रहा है तू? अब अनजान बनने का नाटक मेरे सामने तो मत ही कर। मैं काव्या की बात कर रहा हूँ। तुझे मालूम है क्या वो शादीशुदा है? हाँ, उसकी फाइल पढ़ी थी, इंटरव्यू लिया था तब। तूने भी तो पढ़ा था। लेकिन नितिन विनय को नहीं बताता कि काव्या के साथ क्या हादसा हुआ है और वो विधवा है। नितिन फाइनेंस के कुछ काम से काव्या को कैबिन में बुलाता है। वहां काव्या से डिस्कस करके उसके सारे फाइनेंस के केस निपट जाते हैं। नितिन काव्या के दिमाग का कायल हो जाता है। वो सोचता है, जितनी मासूम और खूबसूरत है उतनी ही दिमाग से होशियार भी है। ब्यूटी विद ब्रेन है। काव्या, तुम हमेशा खामोश रहती हो,
मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, हम पड़ोसी भी तो हैं। सर, ऑफिस पे आप मेरे बॉस हैं। ऑफिस के बाहर तो बॉस नहीं ना, वहां तो तुम मुझे दोस्त मान सकती हो। जी, कोशिश करूंगी दोस्ती की, लेकिन मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, काव्या मुस्कुरा कर कहती है। लेकिन मैं लोगों कहाँ हूँ, मैं तो अकेला इंसान हूँ। जी ठीक है। नितिन की बात पर काव्या हंस देती है और कैबिन से बाहर चली जाती है। आज तो मैंने भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। आज तो ये जी मैडम हंसी भी और मुस्कुराई भी। आज पहली बार उसके जी पर मुझे गुस्सा नहीं आया। नितिन काव्या को पहली बार हंसते मुस्कुराते देख खुश होकर मन में सोचता है, हे बजरंगबली, मुझे माफ कर देना। मैं आपसे थोड़ा अलग रास्ते पर चल रहा हूँ। आप मुझसे नाराज मत होना। मैं भी क्या करूँ, उन गहरी आंखों को देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फिर मुझे आपका रास्ता याद ही नहीं रहता बजरंगबली। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इसीलिए वो दोस्ती का ख्याल करके मुझसे नाराज मत होना। वो अकेले अकेले मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है। रेने कैबिन के बाहर खड़ी होकर कांच के अंदर से नितिन को अजीब नजरों से देखती है और तभी नितिन की भी नजर उस पर पड़ती है। अंदर आ जाओ। सर, आपको क्या हो गया? आज पहली बार आपको अकेले मुस्कुराते और गुनगुनाती देखा है। कुछ नहीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सर, ये कहीं सपना तो नहीं? रेने खुद को चिकोटी काटती है। आज आपने मेरी तारीफ की है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मेरी सेटिंग हो गई है अब। मैं आपके साथ डेट वेट पर नहीं आने वाली। नहीं, मुझे डेट वेट पर नहीं जाना, पर तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। शाम को नितिन और काव्या लगभग साथ ही घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर दोनों घर के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, जिसमें भी नितिन ही ज्यादा बोलता है, काव्या सिर्फ सुनती है। सिर्फ दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर की खिड़की से काव्या की मम्मी ये सब देखती हैं और वो अपनी बेटी में आए इस बदलाव से खुश हो जाती है। अब कभी काव्या अपनी मम्मी के साथ नितिन के घर भी चली जाती है। नितिन की बहन रुचि से उसकी दोस्ती भी हो गई है। हालांकि रुचि काव्या से छोटी है, लेकिन बातें उसकी बड़ी और मजेदार होती हैं। काव्या में ये बदलाव देखकर नितिन की मम्मी मोना जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो काव्या को अपने दिल के करीब महसूस करती है। उसके दुख को बहुत ज्यादा महसूस करती है। जिनकी खुद के बेटियां होती हैं, वो दूसरों के बेटी के दर्द को ज्यादा महसूस करते हैं। मोना जी और काव्या की मम्मी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसीलिए भी मोना जी काव्या के दर्द को अपना समझने लगती हैं। काव्या उनको अपनी बेटी जैसी लगने लगी। अगले दिन सुबह सुबह में नितिन माँ को नाश्ते के लिए आवाज लगाता है। आजकल देख रही हूँ, तुझे ऑफिस जाने की बहुत जल्दी रहती है। पहले इतना जल्दी नहीं मचाता था। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है मम्मी, आजकल ऑफिस में काम ज्यादा रहता है। हाँ, काम के साथ साथ पड़ोसियों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है भैया को। रुचि भी बोल पड़ी, जो कि नितिन की भावनाओं को समझने लगी थी। छोटी, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? ज्यादा के साथ साथ सही भी बोलने लगी हूं मैं। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। मोना जी सफाई में लग जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में नितिन अपने कैबिन में कुछ स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था और उसकी नज़र काव्या के कैबिन की तरफ पड़ती है। वहाँ एक जूनियर स्टाफ का लड़का काव्या से कुछ काम के लिए डिस्कस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काव्या को छूने की भी कोशिश कर रहा था। वो बहाने से काव्या को इधर उधर हाथ लगा रहा था और उसकी इस हरकत से काव्या असहज महसूस कर रही थी। नितिन अपने कैबिन से बाहर आ जाता है और काव्या के कैबिन से उस लड़के को और काव्या को बाहर बुलाता है। बाहर सबके सामने नितिन उस लड़के को बोलता है, तुमको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? नितिन सबके सामने उस लड़के को एक चांटा रसीद करते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में तुम ये हरकतें करने आते हो? लड़कियों से काम के बहाने छेड़छाड़ करते हो? मेरे ऑफिस में वो ही बंदा काम कर सकता है जो कि लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। सभी कान खोल कर सुन ले, इस ऑफिस में जो भी लड़कियों को भोग की वस्तु समझता है, वो ऐसी गिरी हुई सोच लड़कियों के लिए रखता है और वो भी इस ऑफिस को छोड़कर जा सकता है। मैं बेइज्जत करके निकालूं उससे पहले वो खुद ही इज्जत से निकल जाए। नितिन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी।
उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। ऑफिस के सभी सदस्यों ने पहली बार नितिन को इतना गुस्से में देखा था। तुम काव्या के पैर छूकर उससे माफी मांगो और बोलो कि दीदी मुझे माफ कर दो। वो लड़का काव्या के पैर छूकर दीदी बोलकर माफी मांगता है। वो नितिन से कहता है, सर आप भी मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नौकरी से निकलने को मत कहिए। मेरा सब्र खत्म हो उससे पहले तुम बाहर निकल जाओ। वो लड़का सर झुकाकर ऑफिस से चला जाता है। बाकी सभी लोग स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। नितिन सबको जाने को कहता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी नितिन की तारीफ करते हैं कि ऐसा बॉस सभी जगह हो तो लड़कियां सभी जगह सुरक्षित हैं। ऐसा ही समझदार बॉस होना चाहिए जो अपने साथी महिला कर्मचारी की इज्जत करे। रिनी जो हमेशा नितिन के साथ फ्लर्ट करती थी, आज उसके दिल में नितिन के लिए फ्लर्ट की जगह एक अलग ही सम्मान की भावना आ रही थी, जो एक भगवान के लिए भक्ति की होती है। सच ही है, हमारे यहाँ अधिकांश ऑफिस में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनको भोग और टाइम पास की वस्तु समझा जाता है। कई ऑफिस में तो खुद बॉस ही अपनी महिला कर्मचारियों की इज्जत नहीं करते। उनको हाथ लगाना और डबल मीनिंग बातें करना, भद्दे चुटकुले सुनाना और खुला ऑफर देना, ये सब आम बातें हो गई हैं ऑफिस में। अगर ऑफिस में बॉस खुद ही सभी महिला कर्मचारियों की इज्जत करे, उनके साथ इज्जत से पेश आए, तो ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी महिलाओं की इज्जत करेंगे। बॉस का ही फर्ज है कि वो महिला कर्मचारियों को ऑफिस में सुरक्षित माहौल दे। काव्या भी ये सब देखकर पुल बनकर खड़ी रह जाती है। काव्या, आप अपने कैबिन में जाइए और अपना काम देखिए, नितिन काव्या को आवाज लगाकर कहता है। काव्या को एकदम होश सा आ जाता है और वो अपने कैबिन में चली जाती है। आज की घटना के बाद काव्या के दिल में नितिन के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। वो नितिन से और उसकी सोच से बहुत प्रभावित होती है। नितिन उसका बॉस है और वो नितिन के ऑफिस में काम करती है। इस बात पर उसे बड़ा फख्र होता है। उसे नितिन के साथ दोस्ती पर भी बड़ा गर्व होता है। वो सोचती है अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित माहौल में काम कर सकती है। आज उसे शशांक की बहुत याद आती है। उसका मन नितिन की और शशांक की तुलना करने पर मजबूर करने लगता है। नितिन और शशांक की सोच एक जैसी है। आज नितिन की जगह शशांक होता तो वो भी ऐसा ही करता जैसे नितिन ने किया। शाम को नितिन और काव्या लगभग एक ही समय पर घर पहुंचते हैं। आज काव्या नितिन को रोकती है। नितिन, आज जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कहूंगी तहे दिल से धन्यवाद। काव्या, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता। मेरे ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच एकदम साफ सुथरा और स्वस्थ माहौल होना चाहिए। फिर आप तो मेरे दोस्त हैं, आपके साथ कुछ गलत कैसे होने देख सकता हूँ मैं? वो मुस्कुरा कर कहता है। काव्या उसे ध्यान से देखती है। उसे नितिन की शक्ल में शशांक नजर आता है। क्या हुआ? मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि आप मुझे देखकर खो गई? नितिन वापस अपने मूड में आ गया। पहली चीज, आप मुझे ऑफिस के बाहर आप कहना बंद करिए। बाहर हम दोस्त हैं ना? काव्या हंसते हुए कहती है। नितिन उसके हंसते हुए गालों पर पड़ने वाले डिंपल को देखता रह जाता है। हाय, मेरा दिल इन डिंपल में कहीं खो गया, नितिन सोचता है। क्या हुआ? काव्या उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाती हुई कहती है। ये नियम तुम पर भी लागू होता है। तुम भी मुझे ऑफिस के बाहर आप नहीं कहोगी। ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं ना? ओके, काव्या हंसते हुए कहती है और बाय करके अपने घर चली जाती है। बनाने वाले ने इसको बनाने में कहीं कमी नहीं रखी। 2-4 साल तो लग ही गए होंगे इसे बनाने में। नितिन मन ही मन बड़बड़ाता हुआ अपने घर आ जाता है। काव्या और नितिन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लग जाती है। काव्या नितिन पर अब पूर्ण रूप से विश्वास करती है। काव्या अब कभी कभी नितिन के साथ उसकी कार से ही ऑफिस जाने और आने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के व्यवहार को समझने लगती हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। काव्या और नितिन के परिवार वाले भी आपस में घुल मिल जाते हैं। उनका भी एक दूसरे के घर आना जाना खूब लगा रहता है। काव्या भी नितिन के घर आने जाने लगती है। वो भी अब सबसे बातें करने लगती है, सबके साथ घुल मिल जाती है।
काव्या अब धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी है। उसकी आंखों की उदासी अब थोड़ी थोड़ी छटने लगी है। वो अब थोड़ा हंसने बोलने लगी है। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और उसका पूरा श्रेय वो नितिन को देते हैं। वो लोग भी नितिन को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी काव्या कभी कभी एकदम उदास हो जाती है, हंसते हंसते गुमसुम हो जाती है। नितिन को तो अब काव्या के बिना कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की से काव्या के घर की तरफ झांकना, जहाँ कभी कभी काव्या उनके लॉन में घूमते हुए दिख जाती है। फिर काव्या के साथ ही ऑफिस जाना, कभी अपनी कार में साथ जाना और कभी उसकी कार और काव्या की स्कूटी का साथ निकलना, और अक्सर शाम को साथ ही घर आना। नितिन के रात दिन काव्या की सोच के साथ शुरू और उसी को सोचते हुए खत्म हो रहे थे। लेकिन वो कभी अपने मन की बात काव्या को नहीं कह पाया। उसे डर था कि काव्या को मन की बात कहने से कहीं काव्या दोस्ती ही ना खत्म कर दे। अब काव्या की बीमारी नितिन को लग गई। अब वो अक्सर शून्य में ताकता रहता है, काव्या के बारे में सोचता रहता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो दोस्ती के बहाने काव्या को बार बार फोन करता है। वो उसको देख नहीं पाता तो उसे लगता है कब वापस शहर पहुंच जाए और काव्या से मिल ले। जो नितिन कभी प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ाया करता था, प्यार करने वालों का मजाक बनाया करता था, उसको मजनू कहकर चिढ़ाया करता था, वो अब उस दौर से गुजर रहा है। उसे अब समझ आ रहा था कि क्या हालत हो जाती है प्यार में इंसान की। उस पर तुर्रा ये कि वो अपनी हालत के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो काव्या को खोना नहीं चाहता था। 6 महीने गुजर गए काव्या और नितिन की दोस्ती को। नितिन की बहन रुचि नितिन के दिल की बात समझ रही थी। वो बार बार नितिन को अपने मन की बात काव्या को बताने के लिए कहती, लेकिन नितिन मना कर देता। भैया, 2 दिन बाद काव्या का जन्मदिन है। अच्छा, तुझे कैसे पता? जासूसी उपन्यास ज्यादा पढ़ने का नतीजा है ये कि अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सब पता रहता है तुझे? नितिन बोला। क्या भैया, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो काव्या की मम्मी आ गई थी। वो बता रही थी और कह रही थी कि पहले काव्या का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन अब काव्या मना कर देती है। वो कोई खुशियां मनाना ही नहीं चाहती, रुचि बताती है। हाँ, ऐसा तो होगा ही। जिसकी जिंदगी में इतने बड़े हादसे हुए हों, उसका मन कैसे खुशियां मनाने का होगा। लेकिन भैया, मेरे पास एक प्लान है जिससे आप काव्या को उसके जन्मदिन पर खुश कर सकती हैं। तो कब बोलोगे प्लान? 2 साल बाद? नितिन चिढ़कर कहता है। 4 साल बाद, रुचि भी भाव खाती है। छोटी, बोलना, तू तो मेरी बड़ी प्यारी बहना है ना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, रुचि हंसते हुए बोली। तू बोले तो मैं माउंट एवरेस्ट के नीचे चला जाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रुचि हंसते हुए अपना प्लान नितिन को बताती है। चलो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आज तूने बहन होने का हक अदा कर दिया। रक्षाबंधन पर जितने गिफ्ट्स लिए मुझसे वो तूने सारे सूद समेत लौटा दिए। नितिन रुचि को छेड़ते हुए कहता है। और मैं सूद समेत वापस भी ले लूंगी। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं प्लान को फ्लॉप भी कर सकती हूँ। ना माते ना, इतना जुल्म मत करना। आप नाराज मत होना, नितिन हाथ जोड़ते हुए कहता है। रुचि भाव खाते हुए कहती है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। नितिन बड़बड़ाता है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपने प्लान पर शुरू हो जाओ। 2 दिन बाद काव्या के जन्मदिन पर नितिन उसे घर से बाहर ही जन्मदिन की बधाई देता है और एक खूबसूरत से फूलों का बुके देता है। वो काव्या को अपनी कार में ऑफिस आने का कहता है, जिसे काव्या मान जाती है और नितिन के साथ ऑफिस चली जाती है। नितिन काव्या के जन्मदिन पर सुबह उसे खूबसूरत फूलों का बुके देता है, जिसे काव्या खुश होकर ले लेती है। नितिन उसे अपने साथ कार में ऑफिस जाने को कहता है, जिसे काव्या मान जाती है और वो दोनों साथ में ऑफिस चले जाते हैं। दोनों का पूरा दिन ऑफिस में काम में निकल गया था। शाम को जब दोनों घर के लिए निकलते हैं तो नितिन कार को घर की बजाय दूसरी तरफ सड़क पर मोड़ लेता है। नितिन, ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये घर का रास्ता तो नहीं है। तुमको भगा करके ले जा रहा हूँ, नितिन हंसते हुए कहता है। तो काव्या उसे घूरने लगती है। अब घूरना बंद करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं भी कुंवारा नहीं मरना चाहता। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं?
मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ सरप्राइज रखा है, वहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन नितिन, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर आज मान जाओ प्लीज। नितिन मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है। ठीक है चलो, लेकिन अपनी शक्ल पर 12 मत बजाओ, काव्या मुस्कुरा कर कहती है। थोड़ी देर में कार एक होटल के आगे रुकती है। दोनों उतरकर होटल में जाती हैं। वो एक शानदार होटल है। बाहर बहुत बड़ा बगीचा है, जिसमें बीच में फव्वारा लगा हुआ है। बहुत सारे खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। होटल संगमरमर से रजवाड़ी तरीके से बना हुआ है। दोनों होटल के हॉल के दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी नितिन कहता है, तुम अंदर चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। और काव्या दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अंदर खूब अंधेरा होता है। काव्या को थोड़ा डर लगता है। वो नितिन को आवाज लगाती है। तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है और एकदम लाइटें जल जाती हैं। काव्या देखती है उसके ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात हो रही है। पूरे हॉल में फर्श पर तरह तरह के फूल बिछे हुए हैं। पूरे हॉल में मध्यम मध्यम लाइटें, मोमबत्तियां जल रही हैं। लाइटें और मोमबत्तियां भी रंग बिरंगी हैं। हॉल में चारों तरफ सुंदर सुंदर गुब्बारे लगे हुए हैं और हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है। पूरे टेबल पर गुलाब बिछे हुए हैं और उस पर बड़ा सा केक रखा है। कुल मिलाकर बहुत ही दिलकश माहौल है। तभी धीमी धीमी आवाज में एक मधुर संगीत बजने लगता है। एक कोने से नितिन निकल कर आ जाता है। वो काव्या का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आ जाता है और उसके साथ डांस करता है। फिर वो काव्या को टेबल के पास ले जाकर उससे केक काटने को कहता है। जैसे ही काव्या केक काटती है तभी जन्मदिन का गाना बजने लगता है। बहुत समय बाद काव्या को खुशी महसूस होती है। शायद 2 साल बाद वो बहुत खुश हो जाती है। नितिन और काव्या साथ में डिनर करते हैं। नितिन काव्या को बताता है कि यह सब रुचि का प्लान किया हुआ है। काव्या खुश होकर कहती है कि उसने कई सालों बाद अपना जन्मदिन मनाया है। डिनर के बाद वो आने लगती हैं। फिर नितिन कहता है, मैं बस 2 मिनट में आया। काव्या सोचती है, पहले 2 मिनट का बोलकर गया तो इतना शानदार सरप्राइज दिया, अब 2 मिनट का बोलकर फिर से गया है, अब पता नहीं क्या सरप्राइज देगा। नितिन आकर काव्या को आंखें बंद करने को बोलता है। काव्या आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में नितिन आंखें खोलने को बोलता है। काव्या आंखें खोलती है तो देखती है कि नितिन उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। नितिन एक डायमंड रिंग आगे करके कहता है, काव्या, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। मैं मोहब्बत करता हूँ तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन मेरा अब मेरे दिल पर काबू नहीं रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर समय तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है, तुम्हारे ही विचार दिमाग में आते हैं। मैंने बहुत अपने आप को समझाया कि एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ ये सब सही नहीं है, और फिर मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल ही नहीं चलता ये सब। लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, इसीलिए आज ऑफिस के बाहर तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपने लायक समझो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काव्या, अपनी जिंदगी के सफर में तुम्हें हमसफर बनाकर चलना चाहता हूँ। अगर तुम मना करोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। मुझे सिर्फ एक बात की खुशी रहेगी कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात तुमसे कह दी। मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। काव्या कुछ देर खामोशी से नितिन को देखती रही। काव्या, कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। काव्या ने नितिन को खड़ा होने का इशारा किया। नितिन खड़ा हो गया। काव्या ने उसे कसकर एक थप्पड़ मारा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम लोग हमेशा एक लड़की से दोस्ती का यही मतलब निकालते हो। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना और तुम भी दोस्ती का ये सिला दे रहे हो। काव्या रोती हुई बोली और दरवाजे से बाहर जाने लगी। काव्या, प्लीज मेरी दोस्ती को गलत मत समझो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दोस्ती को गाली मत दो। और रही बात मोहब्बत की, तो वो मैं हमेशा करता रहूंगा। अब मेरा दिल मेरे समझाने में नहीं है। काव्या कोई जवाब नहीं देती है और दरवाजे से बाहर निकलकर रिक्शा से घर आ जाती है। काव्या घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मम्मी को उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो बोलती है कि वो खाना खा कर आ गई है। वो अपनी बदकिस्मती पर और शशांक को याद करके रोती है और रोते रोते सो जाती है। उधर नितिन भी घर आ जाता है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है।
वो भी अपनी मम्मी को खाने से मना कर देता है। रुचि नितिन के कमरे में जाती है और सेलिब्रेशन कैसा रहा पूछती है। भैया, काव्या को सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने उसे बताया कि आपके दिल में क्या है? छोटी, हम ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। रुचि भी नितिन का मूड देखकर ज्यादा जिद नहीं करती और चली जाती है। अगले 2-3 दिन सामान्य से गुजर जाते हैं। काव्या अपनी स्कूटी से और नितिन अपनी कार से ऑफिस जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे का सामना करने से बचने की भरसक कोशिश करते हैं। एक दिन ऑफिस से आते समय बारिश शुरू हो गई। काव्या रुककर बारिश के थमने का इंतजार करती है। नितिन कार लेकर उसके पास आ जाता है और कार में साथ चलने को कहता है, लेकिन काव्या मना कर देती है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। अगर नहीं रुकी तो? काव्या कोई जवाब नहीं देती है। आ जाओ साथ में, खा नहीं जाऊंगा मैं तुमको। काव्या चुपचाप कार में बैठ जाती है। नितिन आज फिर कार को घर से दूसरी सड़क पर ले जाता है। ये आज फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहो, भगा नहीं ले जाऊंगा। इतना तो विश्वास रखो मुझ पर। काव्या चुपचाप बैठ जाती है। बारिश भी अब तक रुक चुकी थी। नितिन कार को नदी के किनारे ले जाता है। वहां एक बेंच पर काव्या को बैठने को कहता है और खुद भी बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों खामोशी से बैठे बहती नदी को देखती हैं। फिर नितिन बात शुरू करता है। काव्या, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा दिल दुखाना मेरा कतई मकसद नहीं था। काव्या फिर कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं कहूंगा कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं सोचना चाहता। मैं ना ही टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किसी से प्यार करना गलत नहीं है। फिर तुमको मैं क्यों गलत लगता हूँ? क्या मैं तुमको टपोरी दिखाई देता हूँ, आवारा या लफंगा दिखता हूँ? बोलते हुए नितिन की आवाज भर्रा जाती है। उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये देखकर काव्या तड़प उठती है। आखिरकार वो नितिन की अच्छाइयों को देख चुकी थी और दिल से किसी कोने में उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी। नितिन, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं सब जानता हूँ काव्या। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पति की एक दुर्घटना में। नितिन काव्या की बात काटते हुए कहता है और अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। इसलिए कह रही हूँ कि ये प्यार शादी मेरे लिए नहीं है। तुमको कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम किसी अच्छी कुंवारी लड़की से शादी करके ज़्यादा खुश रह सकते हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम किस लायक हो ये मुझसे पूछो काव्या। और रही बात कोई और लड़की से शादी की, तो मैं किसी और को अब सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं कैसे फिर से प्यार और फिर से शादी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हूँ? खुशियों पर तुम्हारा हक नहीं है क्या? तुम्हें भी खुश रहने का हक है। जाने वालों के साथ हमारी जिंदगी तो नहीं चली जाती है। जिंदगी है तो खुशियाँ और गम सब होंगे, लेकिन ये शशांक के साथ धोखा होगा। नहीं, ये धोखा नहीं है। शशांक जहाँ भी होगा वो तुम्हें ऐसे दुखी देखकर खुद भी दुखी हो रहा होगा। देखो काव्या, मैं तुम्हारी जिंदगी में शशांक की जगह नहीं लेना चाहता। मैं अपनी जगह बनाना चाहता हूँ अपने प्यार से। मैं तुमसे शादी तुम पर दया या सहानुभूति रखकर नहीं करना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हमसफर के रूप में तुम्हें ही चाहता हूँ। काव्या खामोशी से नितिन को देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगते हैं। नितिन आगे बढ़कर उन आंसुओं को साफ करता है। मैं अब इन गहरी आंखों में अब आंसू नहीं चाहता। अगर तुम इसका अधिकार दो तो तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दो। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। काव्या और नितिन उठकर कार से घर आ जाते हैं। रात को नितिन और काव्या दोनों को नींद नहीं आती है। दोनों बेचैनी से पूरी रात करवट बदलती रहती हैं। नितिन बेचैन है ये सोचकर कि काव्या का जवाब क्या होगा। वो काव्या बेचैन है ये सोचकर कि वो क्या करे, क्योंकि निस्संदेह नितिन की बातों में सच्चाई है। लेकिन उसका दिल डावाडोल है कि वो नितिन को हाँ करती है तो शशांक को धोखा देती है। वो अपनी जिंदगी में शशांक के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती है। ये भी सच है कि वो नितिन को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती है। अगला दिन सामान्य सा ही था। नितिन की आंखें रात भर सोना पाने की वजह से लाल हो रही थी।
वहीं काव्या का भी सर रात भर सोना पाने की वजह से भारी भारी लग रहा था। काव्या और नितिन दोनों खामोश से अपने विचारों के कश्मकश में थे। दोनों के ही दिल में बेचैनी थी, लेकिन सबके सामने सामान्य बने हुए थे। नितिन अपने कैबिन में विचारों में गुम था कि वहां विपिन आ जाता है। विपिन कुछ मार्केटिंग के बारे में बताता है। विपिन देखता है कि नितिन खाली आंखों से उसे घूर रहा है, मतलब कि नितिन की नजरें विपिन पर हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। विपिन उसे कहता है, अब तो मुझे डेट करेगा क्या? विपिन नितिन की आंखों के सामने हाथ लहराकर कहता है, क्या मतलब? तू मुझे इतने ध्यान से देख रहा है तो मुझे डेट करने का इरादा है क्या? कुछ भी मत बोल। तू मुझे इतने ध्यान से घूर रहा था, जरूर आज तुझे मेरी नजर लगी होगी। शाम को घर जाकर माँ से कहूंगा कि मिर्च जलाकर मेरी नजर उतार दे। हाँ, और कुछ मिर्च तेरे मुंह में भी ठूस दे। अब बोल, क्या काम है, क्यों आया था? लो बोलो, इतनी देर से मैं कौन सी भाषा में बोल रहा था जो तेरे समझ में नहीं आया? बेटा, तू तेरा घूरना कंटिन्यू कर, दोबारा बोलने की ताकत नहीं अब मुझ में। विपिन हंसकर चला जाता है। काव्या हमेशा कुछ सोच में ही रहती है, जैसे कि कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो। सुनती कुछ है और करती कुछ है। ऑफिस में किसी को उन दोनों में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं है। सभी जानते हैं कि दोनों पड़ोसी हैं, इसीलिए अक्सर साथ आते जाते हैं, और फिर सभी नितिन का भी व्यवहार अच्छे से जानते हैं। 3 दिन बाद रात में खाना खाकर नितिन अपने लॉन में टहलता है। तभी उसे व्हाट्सएप पर काव्या का मैसेज आता है, यस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जिनको तुमसे मिलकर क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, कल शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं। अगले दिन शाम को काव्या ऑफिस से नितिन के साथ ही घर के लिए निकलती है। नितिन उसे फिर वही नदी के किनारे ले जाता है और वहाँ बेंच पर दोनों बैठ जाते हैं। नितिन, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। मेरा दिल तुम्हारी बातें मानने को कर रहा है। थैंक्स काव्या, मेरी बातों का विश्वास करने के लिए। लेकिन दुविधा ये है कि ये भी एक शाश्वत सच्चाई है कि मैं एक विधवा हूँ। तो ऐसे में समाज क्या कहेगा कि एक विधवा ने। काव्या बात अधूरी छोड़ देती है। समाज से क्यों डरती हो? समाज को तो हर हाल में कहना ही है। 2 साल तुम इतनी परेशान रही, कौन सा समाज तुम्हारी मदद को आया? बोलो, अपना दुख तुमने आप ही सहा, तो अब क्यों समाज का सोचती हूँ? लेकिन लोग कहेंगे कि मैंने अपने ही बॉस को फंसा लिया। क्यों? बॉस कोई पंछी है जिसे पिंजरे में फंसा लिया? या बॉस कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो मीठी बातों में फंस जाए? काव्या ने, बॉस से पहले तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसी बातें मत सोचो। कोई कुछ कहेगा तो मैं हूँ जवाब देने के लिए, मैं जवाब दूंगा। तुमको कुछ कहने से पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। मैं हमेशा, हर पल, हर अच्छे और बुरे पल में तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे मम्मी पापा एक विधवा से तुम्हारी शादी को मान जाएंगे? क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो, अच्छा कमाते हो, तो तुमको कोई भी अच्छी सी कुंवारी कन्या मिल जाएगी। फिर क्यों एक विधवा से शादी करना? मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर मेरी बात मानेंगे, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। शादी ही तो कर रहा हूँ, उसमें विधवा या कुंवारी क्या? जिससे प्यार करता हूँ उसी से तो शादी करूँगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, पहले तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, काव्या धीरे से बोलती है, क्योंकि उसे अभी भी शशांक की याद आ रही है और दिल में कहीं लग रहा है कि वो शशांक के साथ धोखा कर रही है। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसके मम्मी पापा भी कभी ना कभी उसकी शादी करेंगे ही, और किसी अनजान से करना इससे अच्छा तो नितिन से करना है। वो उसे जानती है, उसे पसंद भी करती है, और फिर किसी ने सच ही कहा है, शादी उसी से करो जो तुमको प्यार करे, उससे ना करो जिसे तुम प्यार करो और वो तुमसे ना करता हो। काव्या और नितिन घर आ जाते हैं। नितिन तो बहुत खुश है, उससे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही है। वो रास्ते में काव्या का हाथ पकड़कर कहता है, काव्या, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने लायक समझा। मेरा विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। इन होठों पर अब मैं हमेशा हंसी खेलती रहेगी, वादा है मेरा। काव्या मुस्कुरा देती है। काव्या और नितिन घर आ जाते हैं। काव्या खोई खोई सी अपने घर के अंदर चली जाती है। नितिन तो आज बहुत खुश है और वो सीटी बजाते हुए घर में प्रवेश करता है। भैया, आज तो आप बहुत खुश हैं,
कौन सी लॉटरी लग गई है? रुचि नितिन को कहती है। शैतान का नाम लो और शैतान हासिल। लेकिन मैंने तो इस शैतान का नाम ही नहीं लिया। नितिन मन मन सोचता है। क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? छोटी, आज तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। यही तो मैं पूछ रही हूँ भैया, ये पार्टी क्यों? तुझे सब बताऊंगा, तो चल तो सही पहले, क्या सब यही पूछ लेगी? समझा कर यार। ओके ओके, चलती हूँ। नितिन रुचि को बाजार ले जाता है। वहाँ वो रुचि को काव्या की सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि अब उसे मम्मी पापा को काव्या के बारे में बताने के लिए रुचि की मदद चाहिए। रुचि कहती है, भैया ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली काव्या मान गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने उसे मना लिया। क्यों, आपने भाई को इतना गया गुजरा समझा है क्या कि मैं काव्या को नहीं मना सकता था? मालूम है, इसीलिए इतने दिन से आपके चेहरे पर 12 नहीं 13 बज रहे थे। छोटी, तुझे मेरी मदद करनी है या नहीं, या सिर्फ मेरा मजाक ही बनाना है? नितिन मुंह बनाते हुए कहता है। ओके, मैं तो आपकी मदद करने ही वाली हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? भाई इतनी बड़ी भाभी लाकर दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, नितिन बोहे ऊंची करके बोलता है। आपकी कंजूसी तो जग जाहिर है भैया, लेकिन कोई बात नहीं, भाभी के लिए सब चलेगा, कंजूसी भी। हमारे मम्मी पापा को मनाओ, मिशन आज से चालू हो गया। और नितिन और रुचि एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए घर आ जाते हैं। शाम को डिनर के लिए नितिन, उसके मम्मी पापा, दादू और रुचि सब साथ में बैठते हैं। तभी रुचि कहती है, मम्मी भैया को ज्यादा बड़े नहीं हो गए? ज्यादा बड़े हो गए, इसका क्या मतलब? 6 फीट तो ज्यादा नहीं हुआ, मोना जी बोली। उफ मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि वो उम्र में बड़े हो गए हैं। 27 का तो है, 47 का नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, गोल गोल घुमाकर मत कहो जलेबी जैसे। ये सुनकर सबके मुंह पर मुस्कान आ जाती है। मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि अब भैया की उम्र शादी लायक हो गई है, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। आप उनकी शादी पर ध्यान ना दें तो कहीं ये किसी लड़की को लेकर भाग भाग ना जाएं। ये सुनकर सब हंस देते हैं। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि नितिन शादी लायक हो गया है। अच्छा हुआ दादी अम्मा आपने बता दिया, मोना जी हंसते हुए रुचि से कहती हैं, और रुचि मुंह बना लेती है। नितिन बेटा, अब बात निकली ही है तो मैं तुमको बता दूं कि हमने 4-5 लड़कियां देखी हैं जो हमें पसंद हैं। तुम उनके फोटो देखकर बता दो, जो तुमको पसंद हो तो हम उनके घर वालों से बात कर लेंगे। मोना जी नितिन से कहती हैं। और हाँ, तुमको कोई पसंद हो तो वो भी बता देना, हम उसके घर वालों से मिल लेंगे। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। नितिन के पापा कहते हैं। सच कहूँ मम्मी पापा, मुझे एक लड़की पसंद तो है। नितिन धीरे से कहता है। अच्छा, कौन है वो? हमें भी तो पता चले कि हमारे राजकुमार का दिल किस राजकुमारी ने चुराया है। मोना जी कहती हैं। आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, कौन है वो? काव्या। नितिन धीरे से झिझकते हुए कहता है। क्या? सब जोर से एक साथ बोलते हैं। नितिन सबको चौंकते देख थोड़ा घबरा जाता है। सभी घर वाले थोड़ा जोर से क्या बोलते हैं ये देख नितिन थोड़ा संकोच में पड़ जाता है और सबकी तरफ देखता है। वैसे भी जिस परिवार में संस्कार सर्वोपरि होते हैं और जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ बच्चों को शादी के लिए अपनी पसंद बताने में थोड़ा संकोच हो जाता है। यहाँ तो नितिन ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी पसंद का नाम तो बता दिया, लेकिन सभी घर वालों के इस तरह चौंकने से थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नितिन बोला। लेकिन बेटा, काव्या कैसे? वो तो, नितिन के पापा बात अधूरी छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो विधवा है, लेकिन उससे क्या, उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए हम काव्य से भी ज्यादा सुंदर कुंवारी लड़की देखेंगे, मोना जी ने कहा। लेकिन मम्मी, आप लोग कोई अनजान लड़की लाओगे, वो पता नहीं हम लोगों के साथ और भैया के साथ निभा पाएगी या नहीं। काव्या का तो हम अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें जानती है, उसका व्यवहार भी हमें मालूम है। मम्मी पापा, काव्या बहुत अच्छी लड़की है और फिर वो भैया की पसंद भी है। रुचि ने भी अपना मिशन खोल दिया मम्मी पापा को मनाने का। तुम चुप रहो रुचि, जानती हो लोग क्या बातें बनाएंगी कि इनके बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी, इसीलिए एक विधवा से शादी की। मोना जी ने रुचि को डांट दिया और रुचि का मिशन चालू होने से पहले ही फेल हो गया। और मैंने इतने सालों में जो इज्जत बनाए हैं समाज में, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। नितिन एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल आशा नहीं थी कि उसके घर वालों का ऐसा रिएक्शन होगा। वो तो सोचकर बैठा था कि जैसे ही वो अपने मम्मी पापा को काव्या के बारे में बताएगा तो वो खुशी खुशी उसकी शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है,
आप लोग मना करते हैं तो मैं काव्या से शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा, बोलकर नितिन उठ जाता है। मोना जी नितिन को खाना खत्म करने को कहती हैं, लेकिन नितिन नहीं मानता और वो चला जाता है। इस सब वार्तालाप के बीच दादू एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं। घर में एकदम से खामोशी छा जाती है। सब अपने अपने रोजमर्रा के काम तो करते हैं, लेकिन एक मशीन की तरह। जो घर हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था, वहाँ अजीब सी खामोशी का राज हो गया। नितिन नाश्ता कभी घर पर करता तो कभी नहीं करता। उसकी मम्मी बोलती तो मन मार कर 2 कोर खा लेता, लेकिन वो अभी भी डिनर सबके साथ ही करता। ये उसके माता पिता के संस्कार ही थे कि एक समय का खाना घर के सदस्यों के साथ मिलकर करना है। नितिन ने अभी भी ये नियम नहीं तोड़ा था। वो डिनर में सबके साथ बैठता, लेकिन थोड़ा सा खाकर उठ जाता। उसके मम्मी पापा उसे उदासी से देखते रहते। नितिन घर आकर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। काव्या भी रोज ऑफिस में उससे मिलती। वो उसकी हालत समझ रही है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये सब होगा, इसीलिए वो नितिन को कुछ नहीं पूछती है। बस अपने कैबिन से चुपके चुपके उसे देखती रहती है, और नितिन हमेशा चुपचाप उदास और शून्य में देखते हुए कुछ सोचते हुए ही मिलता। विनय नितिन के कैबिन में आता है। नितिन, क्या हालत बना ली है तूने अपनी? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नितिन थोड़ी देर विनय को देखता रहता है, फिर वो उसे सब कुछ बता देता है कि काव्या और उसके बीच क्या है और नितिन के घर वाले क्या बोल रहे हैं, सब कुछ। विनय कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि नितिन के दिल में काव्या के लिए एहसास है, लेकिन वो कभी नितिन से पूछता नहीं। मुझे मेरे यार पर विश्वास था कि तू मुझे खुद बताएगा। तुझे जब भी और जैसे भी मेरी जरूरत हो बोलना। तेरा ये जानी जिगर हमेशा तेरे साथ है। लेकिन तो कोर्ट मैरिज भी तो कर सकता है। विनय आइडिया देता है। नहीं यार, जब भी शादी करूंगा काव्या से ही करूंगा, और वो भी घर वालों की खुशी के साथ। नहीं तो शादी ही नहीं करूंगा। वाह मेरे शेर, मुझे तुझ पर गर्व है। अब थोड़ा अपना हुलिया सुधार ले और याद रखना मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी देर नितिन और विनय बात करते हैं और फिर विनय चला जाता है। नितिन की हालत देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी होते हैं। इस सब के बीच दादू खामोशी से सबका रवैया देखते हैं। एक रात दादू नितिन के कमरे में आते हैं। नितिन बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए मम्मी पापा को समझाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दादू, आप मेरे साथ हो। आप मम्मी पापा जैसे लोग और समाज नहीं सोचते हो। नहीं बेटा, मैं लोग और समाज के पहले अपने बच्चे की खुशी देखता हूँ। और फिर तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। काव्या सच में बहुत अच्छी बच्ची है। तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। दादू, आप ग्रेट हो। आप पुराने हो लेकिन विचार मॉडर्न हैं। मुझे तो डर था कि आप सबसे पहले मना कर दोगे। पुराना तो तेरा बाप है, मैं तो आज भी जवान और मॉडर्न हूँ। यस दादू। नितिन प्यार से दादू के गले लग जाता है। दादा दादी हमेशा पोते पोतियों से बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना, मूल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। वो कहावत दादा दादी और पोता पोती की जोड़ी पर भी लागू होती है। और यहाँ तो दादू और नितिन तो शुरू से पक्के वाले दोस्त हैं, तो फिर दादू नितिन को अकेला कैसे छोड़ देते। अगले दिन सभी अपने सामान्य रोजमर्रा के काम करते हैं। नितिन भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रुचि भी कॉलेज निकल जाती है। नितिन के पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन दादू उनको आवाज लगाकर रोक लेते हैं। वो नितिन के पापा और मम्मी को दोनों को बुलाते हैं। तुम दोनों बैठो यहाँ। दादू नितिन के पापा मम्मी दोनों को बैठने को बोलती हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो नितिन के साथ? उसने कौन सी गलत मांग कर ली है? पापा, वो काव्या से एक विधवा से शादी करना चाहता है, नितिन के पापा बोले। हाँ तो उसमें क्या गलत है? उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना कैसे गलत हो गया? पापा, पसंद की लड़की से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन काव्या विधवा है। नितिन को बहुत सी अच्छी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी। काव्या से शादी करेगा तो सब यही कहेंगे कि नितिन में ही कोई कमी है, इसीलिए उसे कुंवारी लड़की नहीं मिली और उसने विधवा से शादी कर ली। और सोसाइटी में जो हमने इतने सालों से अपना मुकाम बनाया है, जो इज्जत कमाई है, वो सब खत्म हो जाएगा, नितिन के पापा ने कहा। और कोई कारण है तो वो भी बता दो। पापा, ये क्या कोई छोटे मोटे कारण है? तुम लोग नितिन को देखो, अगर वो चाहता तो काव्या से कोर्ट मैरिज कर लेता। फिर तुम लोग क्या करते? फिर तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत क्या क्या होती, बोलो। लेकिन ये उसको दिए गए संस्कार ही हैं जो उसने ऐसा कदम नहीं उठाया।
उसने अपनी खुशी से पहले तुम लोगों की खुशी और इज्जत का सोचा, और तुम लोग उसकी खुशी का बिल्कुल नहीं सोच रहे। रही बात काव्य और सोसाइटी की, तो जब तुम अपने बेटा खो दोगे तो क्या ये सोसाइटी तुम लोगों को तुम्हारा या उनका बेटा वापस देंगे? नितिन को देखो, क्या हालत हो गई है उसकी। वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समाज दिख रहा है। समाज तो 4 दिन बोलेगा, फिर उनको कोई नया मुद्दा मिल जाएगा बोलने के लिए। लेकिन हमें तो हमारा बच्चा और उसकी खुशी देखनी है। कोई दूसरी कुंवारी लड़की से उसकी शादी कर दी और वो उसके साथ खुश रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए समाज को छोड़ो और अपने बच्चे की खुशी देखो। बच्चों से बढ़कर समाज नहीं है। समाज भी हम जैसे लोगों से ही बनता है। नितिन के मम्मी पापा खामोशी से दादू की बातें सुनते हैं और समझ भी जाते हैं। उसकी मम्मी तो नितिन को इतना उदास और गुमसुम देखकर पहले ही काव्या के साथ उसकी शादी का मन बना चुकी थी, लेकिन उसके पापा से कहने में थोड़ा डर रही थी। शाम को घर के सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। तब नितिन के पापा कहते हैं, नितिन, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि अब काव्या से तो तुम्हारी शादी। वो बात अधूरी छोड़ते हैं और नितिन और सभी की तरफ देखते हैं, लेकिन नितिन सर झुकाकर खाने में लगा होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि पापा मना करने वाले हैं। वो सर ऊपर ही नहीं उठाता है। काव्या से तो तुम्हारी शादी होने ही वाली है, तो उसके घर वालों से बात करने कब जाना है? नितिन एकदम से सर ऊपर उठाकर पापा को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि पापा उसकी शादी काव्या से करने को मान गए। वो सभी घर वालों को देखता है, सभी मुस्कुराते हैं। उसके पापा फिर से बात दोहराते हैं और उसकी मम्मी को पूछते हैं, कब जाना है काव्या के मम्मी पापा से बात करने के लिए? वो लोग अगले ही दिन जाने का निश्चित करते हैं। डिनर के बाद नितिन काव्या को फोन करके ये खुशखबरी देता है और ये भी बताता है कि कल दादू और मम्मी पापा उसके घर आने वाले हैं, उसके मम्मी पापा से बात करने। काव्या को भी एकदम से यकीन नहीं होता है। वो भी खुश तो बहुत हो जाती है, लेकिन नितिन अभी ये बात उसके मम्मी पापा को बताने से मना कर देता है। उनके लिए सरप्राइज रखने का बोलता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं, जिसमें नितिन ही ज्यादा बोलता है। काव्या खुश तो बहुत है, लेकिन शशांक के लिए गिल्ट महसूस करती है। उसे इस मौके पर शशांक की बहुत याद आती है कि उसने भी उसके मम्मी पापा को शादी के लिए बात कर उनको मनाया था और काव्या को ऐसे ही फोन कर हुई खुशखबरी दी थी। नितिन काव्या के मन की उधेड़पुन समझता है और उसे समझाता है, जिससे काव्या का मन थोड़ा शांत हो जाता है। अगले दिन नितिन और काव्या ऑफिस चले जाते हैं और दादू और नितिन के मम्मी पापा काव्या के घर जाते हैं, काव्या को नितिन के लिए मांगने के लिए। उसके मम्मी पापा को विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर मिल रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए जो नितिन जैसा जीवन साथी और आप जैसे दादू और मम्मी पापा मिल रहे हैं। नितिन के मम्मी पापा बता देते हैं कि काव्या भी इस रिश्ते में राजी है। वो सभी 2 महीने बाद शादी की तारीख रखती हैं। 2 महीने तो शादी की तैयारियों में एकदम से निकल जाते हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन शादी के पहले तक सभी मेहमानों को मालूम नहीं होता कि काव्या पहले क्या थी। शादी के बाद किसी को ये पता चल गया और सभी रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लग गई। मुंह दिखाई के बाद जब काव्या और नितिन अपने कमरे में जाने के लिए उठते हैं, मैंने मोना को कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई थी नितिन के लिए, लेकिन मोना सबको मना करती रही। बोलती थी मैं तो ऐसी नितिन के लिए लड़की लाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। एक रिश्ते की मौसी बोली, हाँ, हमारी आंखें तो चौंधी आ गई हैं एक विधवा को नितिन की पत्नी देखकर। मोना, क्या इसीलिए इतनी लड़कियां ठुकरा रही थी? रिश्ते की एक बुआ बोली। उनकी बातें सुनकर काव्या और नितिन ठिठक कर खड़े हो गए। तभी नितिन की मम्मी बोली, मौसी जी, बुआ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन काव्या विधवा नहीं है, वो अब सुहागन है, मेरे नितिन की पत्नी है और मेरी बेटी है। मैं ऐसी बातें अपने नितिन की सुहागन और मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। आप लोग आए अच्छा लगा, लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी बातें करके मेरे बच्चों का दिल ना दुखाएं और ना ही शादी का हंसी खुशी का माहौल खराब करें। आप मेहमान हैं, आपकी इज्जत करना हमारा धर्म है और आप खुद को इज्जत से रहना आपका धर्म है। नितिन की मम्मी सभी मेहमानों से बोलती हैं और सभी मेहमान चुप हो जाते हैं। वैसे भी नया युवा वर्ग तो नितिन के इस फैसले में उसके साथ ही था। ये देखकर काव्या और नितिन अपनी मम्मी को देखते रह जाते हैं और मम्मी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती हैं और पलकें झपकाकर सब ठीक है का आश्वासन देती हैं। काव्या और नितिन जीवन के इस सफर में साथ साथ चलने के लिए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं।
इस विश्वास के साथ कि अब उनके ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उनके बड़े, उनके मम्मी पापा उनके साथ हैं और वो दोनों उनके साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह नितिन और काव्या का मोहब्बत का सफर पड़ोसी बनकर शुरू हुआ, जिसमें एक मोड़ पर नितिन काव्या का बॉस भी था और अब दोनों पति पत्नी बनकर इस मोहब्बत के सफर पर साथ साथ आगे बढ़ गए। और हम आशा करते हैं कि इस सफर में दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाएं।